नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए जानते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने रामकुमार ज्वेलर्स के यहां हुई लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की ज्वेलरी शॉप में हुई लगभग 75 लाख रुपए के आभूषण की चोरी का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लगभग 75 लाख रुपए की चोरी हुई सोने की चैनें बरामद कर ली हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीती 6 नवंबर को नगर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड स्थित रामकुमार ज्वेलर्स की दुकान में ग्राहक बनकर आए एक शातिर चोर ने सोने की चैन से भरे बॉक्स को चोरी कर लिया था, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर ये शातिर चोर बड़ी ही शातिराना तरीके से दुकान से ग्राहक की भीड़ होने का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया था, लेकिन इस चोर की सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इस मामले में पीड़ित दुकान मालिक के द्वारा आरोपी के ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। सरे बाजार दिन दहाड़े दुकान में हुई चोरी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी, जिसके चलते खुलासे के लिए मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव ने खुद की निगरानी में कई टीमों को लगाया था, जिन्होंने सोमवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी गेट से 4 बदमाश तुषार शर्मा, अभिषेक शर्मा, केतन उर्फ कन्नू और कन्हैया वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने जहां चोरी की सभी चैनों को बरामद कर लिया, तो वहीं इस मामले में एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वेलरी शॉप में काम करने वाले कन्हैया और केतन उर्फ कन्नू ने इस चोरी की योजना को बनाते हुए अभिषेक शर्मा और तुषार शर्मा के साथ मिलकर बड़े ही शातिराना ढंग से इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस ने दिन रात एक करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 दिन में 100% इस चोरी का खुलासा करते हुए जहां 4 आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया, तो वहीं इस मामले के खुलासे से खुश होकर व्यापारियों ने भी आला अधिकारियों को बुके भेंट कर उनका सम्मान किया है। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये 6 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के सिटी एरिया में रामकुमार ज्वेलर्स के यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो उनके यहाँ ग्राहक बन के आया था, उसके द्वारा उनकी ज्वेलरी को चुरा के अपने बैग में डाल के वो ले गया था, जिसमें जो कुल ज्वेलरी का लागत थी वो बेसिकली 76 लाख रुपए की लागत थी। उसमें 6 नवंबर के बाद से लगातार जनपद मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ कोतवाली और एसओजी की टीम्स लगातार लगी हुई थी, और इसमें आज हमारी टीम ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। 100% ओरिजिनल माल पूरा 76 लाख का रिकवर हुआ है। उसके अलावा 4 अपराधी पकड़ लिए गए हैं उसमें, जिसमें एक व्यक्ति वो है जिसने घटना करी है, जो चोर बन के, जो बेसिकली ग्राहक बन के इनकी दुकान पे आया और फिर उस बॉक्स को चुरा के ले गया। उसके अलावा एक मुख्य अभियुक्त इनका एम्प्लॉई है, अभिषेक नाम का व्यक्ति, जो वहीं पे उसी काउंटर पे सेल्समैन के रूप में खड़ा रहा और उसने पूरी प्लानिंग के साथ इससे चोरी करवाई ताकि किसी की नज़र न जाए और वो बैग, जो बॉक्स है, उसको वो चुपचाप लेके जा सके। इसके अलावा 2 और एम्प्लॉइज़ थे जिन्होंने पूर्व में भी इस तरह की प्लानिंग की थी और घटना के बाद वो ये जानते थे, और उन्होंने जो ये सेल्समैन है उसको कहा भी कि भाई हमें भी इसमें शेयर चाहिए। उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। तो पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए 4 अपराधी जो शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया है, और जो माल था वो 100% माल रिकवर किया गया। सर, चोर बड़े शातिर बनने से निकला, किस तरह से पुलिस चोर तक पहुंची? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि इसमें पुलिस की टीम को भी लगातार कई एंगल्स पे कई तरह से मेहनत करनी पड़ी। इसमें जो वहाँ पे चोरी हुई है उस समय भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करा गया, क्योंकि वो जो सेल्समैन था उसने भी बड़े चालाकी से लगातार घटना करवाई। उसके बाद वो मौजूद रहा ताकि उस पर कोई शक ना हो, और उसने ऐसा ढोंग भी किया कि जैसे वो पुलिस की मदद कर रहा है लगातार, और जो अन्य सेल्समैन थे वो भी इसी प्रकार करते रहे कि जैसे कि पुलिस की मदद कर रहे हों, सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं ताकि पुलिस को उनके ऊपर शक न जाए। उसके बाद जो चोर है वो भी अपनी रिश्तेदारी में जाता है, वहाँ कपड़े बदलता है, फिर एक बच्चे को टॉफ़ी खिलाने के बहाने बाहर लेके जाता है, ताकि अगर कोई उसको ट्रैक भी कर रहा होगा कैमरों से तो वो ट्रेल ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल अलग तरीके से जा पाएगा। बट लगातार टीम्स इसमें लगी रही और सारी चीज़ों को मिला के बहुत अलग अलग मैनुअल और अन्य चीज़ों पे इनपुट पे लगातार काम करने के बाद 10 दिन बाद, लेकिन 10 दिन लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 100% माल और सारे अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए। इस टीम के लिए कोई इनाम की घोषणा? देखिए, इस टीम के लिए एडीजी मेरिट जोन सर की तरफ से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा करी गई है। कैमरों की कितनी अहमियत मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरे आज के नहीं है, सीसीटीवी कैमरे हमेशा से रहते हैं। मेरा मानना है कि जो भी पुलिस की टीम ने काम किया वो मैनुअल काम है, क्योंकि कैमरा केवल आपको फुटेज दे सकता है, लेकिन और एक कैमरे की फुटेज से आप कभी भी घटना को वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। आपको कई 100 कैमरे देखने पड़ते हैं, उनको कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैनुअली उस पर काम करना पड़ता है। क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि अभी हमारे कैमरे इतने ज़्यादा अच्छे हों कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो आपको फेशियल रिकग्निशन दे सकते हो।
तो मैं ये मानूंगा कि वो एक हेल्प ज़रूर है, लेकिन 90% इसमें जो पुलिस की टीम है उसकी मेहनत और उसकी लगन है। थैंक यू। मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को एक ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के सभी ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के सभी ग्राम प्रधानों ने ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को संबोधित ज्ञापन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में वर्ष 1993 में पारित 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व उनसे जुड़े अधिकार, कोष, कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायत को सौंपकर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की जाए। सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व शौचालय केयर टेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करे। ग्राम पंचायत में प्राप्त बजट का उपयोग यदि इन व्यवस्थाओं पर किया गया तो ग्रामीण विकास का कार्य बाधित हो जाएगा। आज ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर डॉक्टर संजीव बालियान जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित रेनबो एकेडमी में बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में स्थित रेनबो एकेडमी में सोमवार को चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। बाल दिवस के अवसर पर स्कूल में खेल कूद का बच्चों ने आनंद लेते हुए बाल दिवस मनाया। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में श्रृंगार वाटिका स्थित रेनबो एकेडमी में रविवार का अवकाश होने के चलते सोमवार को बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर स्कूल में बच्चों ने खेल कूद का खूब आनंद लेते हुए बाल दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य रचना जैन ने कहा कि 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू को गुलाब और बच्चों से प्रेम था, इसलिए सारा देश उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानता है। 15 वर्ष की अवस्था तक गांव में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे विलायत पढ़ने चले गए। 23 वर्षों के बाद जब वह वापस भारत लौटे तो जलियांवाला बाग की घटना जो 1919 में घटी थी उनके दिलो दिमाग को बदल दिया और वे गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने उनकी जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने गुब्बारों से खेल कूद करते हुए बाल दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रचना जैन, अनामिका, ट्विंकल, रूबी, ज्योत्सना, नंदिनी, प्रियंका, स्वाति, ज्योति, दीपिका, प्रियांशी, चारू, हिना, श्रुतिका, रिंकी, दीपा आदि मौजूद रहे। आज रेनबो एकेडमी में हमने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था। आज 15 नवंबर है, लेकिन कल 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। कल रविवार होने के कारण हमारे स्कूल में कोई आयोजन नहीं किया गया, जिसलिए आज हमने 15 नवंबर के दिन आज ये आयोजन किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए कुछ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने खेल प्रतियोगिताओं में जॉइंट रेस, फ्लैग रेस, बॉल रेस, लेमन रेस आदि रेसों का आयोजन किया है। सभी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आए हैं। उन्हें बाद में बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के रामराज खादर में गंगा स्नान मेले की तैयारी को लेकर एसडीएम जयेंद्र कुमार व एसपी देहात और सीओ ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज के खादर क्षेत्र के धर्मपुरा जदीद में गंगा स्नान मेले की तैयारियां जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। रविवार को एसडीएम जयेंद्र कुमार व एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव और सीओ शकील अहमद ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। प्राचीन धर्मपुरा गंगा स्नान मेले को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्राम प्रधान मिलकर जुटे हुए हैं। मेला स्थल तक जाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं तथा साफ सफाई की जा रही है। रविवार को मेला स्थल पर पहुंचे एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने एसओ रामराज अक्षय शर्मा को मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम जयेंद्र कुमार ने मेला आयोजकों को गंगा घाट, तंबू व रास्तों को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान मेला आयोजकों ने प्रशासन से आर्थिक मदद दिलवाने की मांग की। विगत वर्षों की बात इस साल भी यहाँ एक मेला प्रस्तावित है। उसके तहत भी देखा गया है रास्ते में जहाँ पर दलदल है उसको ठीक कराने के लिए कहा गया है और बाकी नदी के अंदर जहाँ जो स्नान वाला क्षेत्र रहेगा उसमें बैरिकेटिंग कराई जाएगी और पुलिस यहाँ पे तैनात रहेगी। हमारे लेखपालों की और प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही मेला संपन्न कराना प्राथमिकता है। शामली के कस्बा झिंझाना के गांव चंदनपुरी में जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए समस्या के निदान की मांग की।
शामली के कस्बा झिंझाना के चंदनपुरी में जल भराव को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि झिंझाना के बिडोली बस स्टैंड से मेरठ करनाल हाईवे पर जाने वाले रास्ते में कम से कम 150 से 200 मीटर में पानी भरा हुआ है, जिसकी शिकायत काफी बार प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अब तक 6 साल हो चुके हैं और कोई समाधान नहीं हो पाया। एक तरफ योगी सरकार गड्ढा मुक्त करने का दावा करती है, जो यहाँ आकर खोखला साबित हो गया है, और कहा कि अगर हम ग्राम प्रधान के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अभी तक इसका जायजा तक नहीं लिया। इस बात को लेकर लोगों में काफी रोष भी व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यहाँ लगभग 2-2.5 फुट गहरा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण जहरीले मच्छर की वजह से डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं, और कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान 20 दिन के अंदर नहीं होता तो वह 20 दिन के बाद तहसील में धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और रोड पर जाम लगाएंगे। अच्छा देख लो जी, पानी भर रहा 18 साल हो गए, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, नाला न होने की वजह से बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है सड़क पे, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही, और मच्छर पनप रही, बीमारी हो रही, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान के पास जावे अक पीडब्ल्यूडी के अंडर में, पीडब्ल्यूडी वालों के पास जावे अक भाई प्रधान के अंडर में। 18-20 साल हो गए, हमें आज तक ये नहीं पता चला कि अंडर में किसके हो। कहाँ जावे? एसडीएम के पास भी शिकायत लगा ली कई बार, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। डीएम के पास भी शिकायत लगा ली, अब बताओ क्या करें इसका। जो डीएम एसडीएम के पास शिकायत लगाई थी, उसमें छानबीन आई तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जो होगा तो है, पानी भर रहा और भी ज्यादा। अधिकारी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं आया, देखने भी नहीं अब तक कोई। शामली के कस्बा झिंझाना में पहुंचे पूर्व सांसद आमिर आलम द्वारा रालोद की बगरा में होने वाली परिवर्तन संदेश रैली को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। शामली में पूर्व सांसद आमिर आलम खान ने गढ़ीपुख्ता आवास पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर सभा का आयोजन किया, जिसमें 20 नवंबर को मुजफ्फरनगर के बगरा में आयोजित होने वाली जयंत चौधरी की परिवर्तन संदेश रैली को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसमें पूर्व सांसद आमिर आलम खान ने कहा कि वर्तमान की तानाशाही सरकार के रवैये को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब हमें प्रदेश की सरकार में परिवर्तन करने की बहुत सख्त जरूरत है। और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आमिर आलम खान ने कहा कि कासगंज में पुलिस कस्टडी में अल्ताफ नामक व्यक्ति की मौत हो जाती है और पुलिस कहती है कि उसने पानी की टंकी से लटक कर आत्महत्या कर ली है और योगी सरकार इस मामले में खामोश है। उन्होंने कहा कि हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कासगंज की घटना की निष्पक्ष जांच कराकर घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह अपने अपने गाँव कस्बे से कम 100-150 आदमी के साथ परिवर्तन संदेश रैली में पहुंचे और जन आशीर्वाद पथ के तहत जयंत चौधरी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने 50 बसें की, जो भाई आराम से बस भर के ला सकता हो तो बस लिखवाए, नहीं तो आप जैसे तरीके से आना चाहे वैसे आए। मैं इसमें आप लोगों की जरूरत समझ रहा, बहुत जरूरत समझ रहा, आना जरूरी है, क्योंकि ये वो विधानसभा है जहां से हम अपने साथसाथी को लड़ाना चाहते हैं। तो बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं यही, और इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने 50 बसों का टारगेट दिया, तब 10 बसें तो होंगे हमारी गढ़ीपुख्ता से। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे स्पोर्ट्स विंग के प्रभारी हशीमुद्दीन सिद्दीकी ने बैठक का आयोजन किया। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित खिलाड़ियों की प्रतिभा चयन कार्यक्रम में संबोधन करते हुए प्रस्तावित समाजवादी पार्टी स्पोर्ट्स विंग के प्रदेश प्रभारी हसीनुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा सरकार में खिलाड़ियों की प्रतिभा का दमन किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं व प्रशिक्षकों की कमी है तथा खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहाँ पर खिलाड़ियों की प्रतिभा पूरे देश विदेश में अपना रुतबा कायम करती है, उनको प्रोत्साहन व सुविधा न मिलने से खिलाड़ियों की प्रतिभा को कमजोर करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सपा सरकार में भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य करके खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया। इस बार भी सपा सरकार बनने पर खिलाड़ियों के कल्याण के लिए हर योजना व सुविधा दी जाएगी। प्रोग्राम की अध्यक्षता सपा के जिला उपाध्यक्ष सोमपाल सिंह भाटी व संचालन सपा के जिला महासचिव जिया चौधरी ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो कि खुद भी खिलाड़ी हैं, एक स्पोर्ट्स विंग का गठन किया है, समाजवादी पार्टी की स्पोर्ट्स विंग, जिसका प्रदेश प्रभारी मैं हसनुद्दीन सिद्दीकी वॉलीबॉल प्लेयर हूं, सीनियर इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूं और स्पोर्ट्स कोटे से भारतीय रेल में अधिकारी था, सर्विस में था। सर्विस छोड़ करके समाजवादी पार्टी मैंने समाज सेवा के उद्देश्य से और खिलाड़ियों के उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ज्वाइन करने का काम किया है। और एक स्पोर्ट्स के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने
खिलाड़ी होते हुए खिलाड़ी को स्पोर्ट्स विंग का प्रभारी बनाया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुजफ्फरनगर में आज कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं इस मीटिंग में? यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं, बहुत सारे हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जिया भाई हैं, नगर अध्यक्ष हैं और अन्य सभी साथी जिम्मेदार बैठे हैं, सीनियर्स भी हैं। क्या विश्लेषण किया मुजफ्फरनगर में खेल की दशा और खेल को प्रमोट करने के लिए सुझाव, खिलाड़ियों के भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए और जो ग्रामीण अंचल में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखार कर कैसे लाया जाए, इस पर हमारा दृढ़ संकल्प है, इस पर हमारा चिंतन है। उसी के आधार पर मैं यहाँ आया हूँ और जो ये वर्तमान निर्दयी सरकार है, इसने लगभग 3 वर्षों से जो कोचेज हैं उनका वेतन ही नहीं दिया है, खेल प्रशिक्षक हैं, और जो खिलाड़ी हैं उनको खेल से वंचित कर दिया है, उनका भी भविष्य अंधकार में है। समाजवादी क्या लेकर आ रही है खेलों के लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे 2022 में जनसैलाब बता रहा है, लोगों की उम्मीद भरी निगाहें एक ही चेहरे पर टिकी हैं, वो चेहरा माननीय अखिलेश यादव जी का है, तो सरकार बनने पर हम जो खिलाड़ियों का भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के चल रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा भी, खिलाड़ियों का प्रतिशत भी बराबर रहेगा, जो मानक के आधार पर है उसको बराबर रखेंगे। और उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर के नई मंडी में श्री श्याम परिवार सुखी परिवार द्वारा 21वां श्याम वंदना महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति मुजफ्फरनगर द्वारा 21वां श्याम वंदना महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कीर्तन का शुभारंभ संपादक मुजफ्फरनगर बुलेटिन अंकुर दुआ और अचिंत मित्तल वरिष्ठ भाजपा नेता के द्वारा किया गया। शाम जन्मोत्सव गुलशन राय धर्मशाला मुजफ्फरनगर नई मंडी में किया गया, जिसमें बाबा का अलौकिक श्रृंगार समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। वहीं बाबा को 56 भोग भी लगाया गया। दिल्ली से दरबार मंगाया गया था और गुब्बारों से पंडाल को सजाया गया था। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें शॉल पहनाकर व बाबा को 56 भोग का प्रसाद देकर सम्मान किया। इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे कर रखा है और बाबा का जन्मदिन सब मिलकर मनाएंगे। जय श्री श्याम। इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और इस तरह से चालू यहाँ पर आए हुए हैं। कीर्तन चल रहा है, बाहर से शराब है, यूपी हरियाणा राजस्थान से बाहर से काफी आदमी आए हुए। बहुत रात को 2-3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा ये लगभग। मुजफ्फरनगर के रामराज स्थित हैदरपुर वेटलैंड में बाल दिवस कार्यक्रम के अवसर पर वन विभाग द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर में वन विभाग के द्वारा हैदरपुर वेटलैंड में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को गंगा व जलीय जीवों की रक्षा के लिए जागरूक किया गया। वन क्षेत्र अधिकारी PN कुकरेती के तत्वावधान में हैदरपुर वेटलैंड में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। SDM जयेंद्र कुमार ने बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान SDM जयेंद्र कुमार ने कहा कि चाचा नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए तथा गंगा में कचरा व पॉलिथीन नहीं डालनी चाहिए। हमें गंगा के साथ साथ जलीय जीवों को भी संरक्षित करना चाहिए। जलीय जीव पानी में रहकर प्रकृति का संतुलन बनाने में सहयोग करते हैं। वन क्षेत्राधिकारी PN कुकरेती ने कहा कि आज बाल दिवस के साथ साथ हैदरपुर वेटलैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों को भी पक्षियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा बच्चों को मोटर बोट में बैठाकर वेटलैंड का भ्रमण कराया गया। यदि ये 2 चीजें आप सीख जाते हैं तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन जाएंगे। भारत के ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक। क्योंकि किसी भी देश में जाइए, सबसे पहले यही चीज पे जोर देते हैं हम लोग कि वहां की कितनी साफ सफाई है, वहां के लोग कैसे व्यवहार करते हैं। और जो हमारा बचपन है, इसमें ही हम लोग सबसे ज्यादा जो आदतें हैं बनती हैं बिगड़ने की, जो हैं इसी उम्र में सीखते हैं। तो आज के दिन सारे बच्चे ये संकल्प करेंगे कि जितने बार हमारे आज के दिन, जैसे हम हैदरपुर पर उपस्थित हैं, हैदरपुर वेटलैंड है, वेटलैंड क्या होती है ये सबको पता होना चाहिए। कभी किसी ने जानने की कोशिश की वेटलैंड किसे कहते हैं? कोई बताएगा बच्चों में? वेटलैंड, वेट मतलब गीला, लैंड मतलब जमीन। एक ऐसी जमीन जो कि गीली रहती है, पानी उसमें लगभग भरा रहता है। वो छोटी जमीन नहीं होती है, काफी बड़ा बृहद क्षेत्र होता है। टेक्निकली जाएंगे तो उसमें पानी की डेप्थ होती है कि भाई कितना मीटर तक पानी भरा हुआ रहना चाहिए। तो उस तरह के क्षेत्र में हमारे जितने जलीय जीव जंतु हैं, कुछ खास तरह के जीव जंतु उस तरह की जमीन में रहते हैं।
जैसे कुछ जलीय जंतु जो हैं वो पानी में रहते हैं, नदी में रहते हैं, कुछ समुद्र में रहते हैं, कुछ इस तरह के जंतु हैं जो कि वेटलैंड में रहते हैं। जैसे सारस जो है वो किस में रहता है? वेटलैंड में रहता है। जैसे आप इटावा की तरफ जाएंगे, इटावा पड़ता है आपके मध्य यूपी के आसपास, वहां पे जो वेटलैंड है, चंबल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पे सारस का बहुत बड़ा क्षेत्र है। सारस वहां रहते हैं, बाहर से भी आते हैं। और जैसे यहाँ पे सर्दियों में ढेर सारी चिड़ियाएं आती हैं, विदेशों से चिड़ियाएं आती हैं। तो जो इस तरह का क्षेत्र है जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ आते हैं, ये हमारे लिए एक संपत्ति है। यदि हम बच्चे ये सीख जाए कि हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें इनको सुरक्षा देनी है, उसका हम एक गार्ड बन के रहेंगे। फॉरेस्ट वाले, वन विभाग के लोग, गार्ड, अफसर, सब लोग उनकी सुरक्षा के लिए लगे हैं। लेकिन जब तक गांव के लोग, गांव के जो रहने वाले हैं, वो ये नहीं उठाएंगे कि हमारे कारण जो हमारे मेहमान हैं 2 महीने 3 महीने के लिए आते हैं, वो जब तक यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक उनका संरक्षण संभव नहीं है। वो आएंगे, धीरे धीरे उनको यदि जो संरक्षण है वो महसूस नहीं होगा तो और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।